हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग द ऑफिसर एकेडमी द्वारा जो NCERT 360 डिग्री बुक लाया गया है, इसके जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 6 से शुरू करते हैं। इसका पहला अध्याय है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे। तो प्रारंभिक काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे, तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी के किनारे। तो यह दिया गया मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए। यहाँ लोग जो है इस नदी के तट पर रहते थे पहले। तो मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा नर्मदा नदी के संबंध में कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं प्राचीन काल में लोग जो है नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ये लोग भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल से उत्पाद को संग्रह करते थे। तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। तो केवल 2 इसमें सही है। ये कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे, मतलब नर्मदा नदी के तट पर। और आरंभिक लोग जो हैं कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगल विशाल संपदा से परिचित थे और वहाँ से जो है शिकार और संग्रह करते थे। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम में है। तो इस पाकिस्तान वाले साइड में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ था, तो ये उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया था। तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किया था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है जौ और गेहूं को जो है उपजाना प्रारंभ किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु को पालतू बनाया। तो ये सही हो जाएगा। सबसे पहले भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को जो है पालतू बनाया था। तो ये सही होगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल एक इसमें सही नहीं होगा। यहाँ देखिए, आज जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ये 1 जो है ये गलत है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो कृषि का जो विकास है किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विंध्य। तो विंध्य क्षेत्र में जो है कृषि के विकास देखने को मिलता है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं डिस्कशन में क्या दिया गया है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये मानचित्र में पता लगाना है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियाँ और उसके सहायक नदी को मिलान करें। तो कौन सा नदी किसकी सहायक है, इसका मिलान करना है। तो सबसे पहले गंगा। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगी सोन। तो गंगा की सोन। इसके बाद है सिंधु। तो सिंधु की सहायक नदी हो जाएगी चिनाब। तो सिंधु की सहायक नदी चिनाब हो जाएगी। कृष्णा की सहायक नदी मूसी हो जाएगी। और यमुना का सहायक नदी चंबल। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसमें से कौन सी पहाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ये हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। तो उत्तर पूर्व में कौन सा पहाड़ी हो जाएगा, तो गारो पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, यह है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में डैश जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण जो है नदी के आसपास का क्षेत्र को क्या कहते थे, इसको कहते थे मगध। तो गंगा के दक्षिण जो है नदी, इसके आसपास के क्षेत्र को मगध कहा जाता था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। और यहाँ जो है गंगा के दक्षिण एवं इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था और यहाँ के शासक जो है बहुत शक्तिशाली थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा के दक्षिण नदियों के क्षेत्र को मगध कहा जाता था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें से कौन सा उपमहाद्वीप है जो है प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? तो बांध बांध जो है उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है, तो इसका आंसर बांध हो जाएगा। यहाँ दिया गया है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। तो ये प्राचीन काल में जो है बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो चीन। चीन जो है ये दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं होगा। यहाँ देखिए, एशिया, आधुनिक भारत, एशिया में कौन कौन सा देश है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देश को दर्शाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसमें सही कथन का देखिए क्या है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। फिर है, समुद्र, पहाड़ियाँ और पर्वत से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता था। प्राचीन काल में लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते थे। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा जाता था। अभी हम लोग देखे थे, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास क्षेत्र को मगध कहा जाता था, तो ये गलत हो जाएगा, और बाकी ये तीनों सही है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। समुद्र, पहाड़ियाँ और पर्वत से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता था। और प्राचीन काल में लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीकों के बारे में जो है एक दूसरे से विचार करते थे। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 2 3 सही है। गंगा के दक्षिण नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी नहीं मगध कहा जाता था, तो इसको मगध कहा जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। आगे चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडिया किस शब्द से निकलता है? तो इंडिया किस शब्द से निकलता है? इंडिया जो ये इंड शब्द से निकलता है, तो इंड शब्द से इंडिया निकलता है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकलता है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कौन सा गलत है, ये देखना है। तो है, इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, तो ये सही है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल के भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ईरानियों और यूनानियों जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए जो है भारत शब्द का प्रयोग किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें होगा कौन सा गलत है? तो केवल बी, 4 नंबर जो है इसमें स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फ्रेश नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ दिया गया है, पांडुलिपियों में निम्न में से किस पेड़ की छाल से बनाया जाता था? तो पांडुलिपि जो किस पेड़ के छाल से बनाया जाता था? तो भुर्ज के। तो भुर्ज के छाल से जो पांडुलिपि बनाया जाता है। हाथ से निकला है ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो पांडुलिपियाँ जो है भुर्ज नामक पेड़ के छाल से तैयार होता है भोजपत्र, इस पर लिखी मिलती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पांडुलिपियाँ प्रायः होती है। तो पांडुलिपियाँ प्राप्त होती है, तो पांडुलिपियाँ किससे प्राप्त कहाँ से प्राप्त होती है? तो मंदिरों और बिहारों से। तो पांडुलिपियाँ जो है मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। तो पांडुलिपियाँ अभी मंदिर और बिहारों से जो है मिलती है, बाकी कितने को जो है कीड़े ने खा लिया और कुछ नष्ट हो गया है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में देखना है। पांडुलिपियाँ में धार्मिक मान्यताओं व
व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें क्या पूछा गया, असत्य कथन की पहचान करें। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पांडुलिपियां मंदिर और बिहारों से प्राप्त होती है, ये भी सही हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लोगों को लिए करते थे, तो ये जो है इसमें स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लिए करते थे, स्टेटमेंट इसमें गलत है। इसमें हम लोग देखते हैं प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो आम लोगों के लिए करते थे, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है आम लोगों के लिए किया जाता था, न कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करके व्यक्ति डैश कहलाता था। तो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करके व्यक्ति जो है क्या कहलाते थे, तो पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद कहलाते थे व्यक्ति अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करके। तो यहाँ दिया गया है ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे जो अतीत में बनी हो। नेक्स्ट चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें। इसमें कौन सा कथन सही है। प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो प्राचीन काल में पशुपालक अथवा कृषक का जीवन जो है राजाओं और रानियों के जीवन से भिन्न था, ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्रायः करते थे। ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन प्रायः मछली पकड़कर करते थे, ये भी सही है। प्राचीन काल में पशुपालक तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से भिन्न था, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है। ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां जो है ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट में सही है। इसमें जो है 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही है, 1, 2 और 4। यहाँ देखिए दिया है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। महावर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह के कई और वर्ष बताओगी। वर्ष यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन थे। तो ईसाई धर्म प्रवर्तक कौन है, महात्मा बुद्ध, महावीर। तो महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म प्रवर्तक थे, महावीर जो है जैन धर्म प्रवर्तक थे, फिर है ईसा मसीह और संत जोबियर। तो ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म प्रवर्तक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। तो अगर तुमसे इस तिथि के विषय में कोई पूछे, तुम शायद उस तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो वही ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, ईसा मसीह। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। तो अभी हम लोग देखे हैं ईसा मसीह के जो है जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि को ईसा पूर्व कहा जाता है और बाद की तिथि को जो है ईसवी कहा जाता है। अगर कोई, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्लास नंबर 6 का जो है ये अध्याय 2 है। इसमें है आखेट खाद्य संग्रह के भोजन उत्पादन तक। तो हम लोग अब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और इसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आखेट का अर्थ है। तो आखेट का अर्थ क्या होता है, तो आखेट का अर्थ होता है शिकारी। तो आखेट का अर्थ शिकारी होगा। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 साल पहले करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं।
भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। तो शिकार जो करते थे उसे क्या कहा जाता था? आकेटक कहा जाता था। ये जो है फल फूल मछली पकड़ते थे और जंगली जानवर का जो है शिकार करते थे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आखेटक खाद्य संग्राहक को भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? तो आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? तो अभी हम लोग देखे हैं, शिकार करते थे, ये सही होगा। मछलियाँ और चिड़िया जो है पकड़ते थे, ये भी सही होगा। फल फूल दाने पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे, ये सही होगा। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो ये हम लोग डिस्कशन अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट, शिकारी खाद्य संग्राहक किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था? तो एक स्थान पर ज़्यादा दिन रहने से भोजन समाप्त होने के कारण, ये स्टेटमेंट भी सही है। शिकार के लिए जानवरों की तलाश में, ये भी इसमें सही हो जाएगा। आगे है पानी की तलाश में, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें सभी सही है, तो उपयुक्त सभी इसमें सही है। यहाँ देखिए दिया गया है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने का कई कारण था। पहला कारण था, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधा फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट हम लोग अभी देखे हैं। दूसरा कारण था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग इन्हें पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण था, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण था, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं है और पानी झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झील और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो औजार का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, ये सही होगा। हड्डियों और मांस काटने के लिए, ये भी सही होगा। जानवरों का खाल उतारने के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त डी इसमें सभी सही हो जाएगा। तो फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए और जानवरों का खाल उतारने के लिए जो है औजार का उपयोग किया जाता था। यहाँ दिया गया है, कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पैरों की छाल जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियाँ में मूजे लगाकर भाले और बाने जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो लकड़ी का भी औजार बनता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट है, आरंभिक लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते हैं जहाँ अच्छे पत्थर मिले? तो वो लोग अच्छे पत्थर वाला जगह क्यों ढूंढते थे? तो पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पत्थर के उपकरण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए वो ऐसा जगह ढूंढते थे। नेक्स्ट है, भीमबेटका का गुफाएं संबंधित है। तो भीमबेटका का गुफा जो किससे संबंधित है? तो भीमबेटका का गुफा संबंधित हो जाएगा रॉक पेंटिंग से। तो भीमबेटका की गुफा जो यहाँ से पेंटिंग प्राप्त हुआ है, तो रॉक पेंटिंग से भीमबेटका की गुफा संबंधित है। भीमबेटका कहाँ है? तो ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप और हवाएं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। भीमबेटका का गुफाएं रॉक पेंटिंग से संबंधित है। तो भीमबेटका गुफा किससे संबंधित है? रॉक पेंटिंग से। और ये कहाँ है? तो ये अभी जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है और ये नर्मदा नदी के जो है पास स्थित है भीमबेटका। नेक्स्ट चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है? जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं उसे पुरास्थल कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है इसमें सही हो जाएगा। आरंभिक लोग ने आग जलाना नवपाषाण काल में सीख गया था। तो लोग जो है आग जलाना नवपाषाण काल में सीख गए थे, जो ये स्टेटमेंट सही है। राख का अवशेष कुरनूल की गुफा में मिलती है। तो राख का अवशेष जो कुरनूल की गुफा में मिला है, ये भी सही है। इसे पूछा गया कौन जो है कथन सही नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी कथन जो है इसमें सही नहीं है, मतलब सभी सही है, कोई भी इसमें जो है गलत नहीं है। यहाँ देखिए दिया गया है,
पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते थे, बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा मतलब एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो कुरनूल की गुफा से क्या, राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का उपयोग जो है मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवर को भगाने के लिए, प्रकाश के लिए किया गया होगा। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलता है उसे क्या कहा जाता है, तो मेसोलिथ कहा जाता है यानी मध्यपाषाण युग कहा जाता है। इनका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो मध्यपाषाण काल का समय जो है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। तो मध्यपाषाण काल में जो औजार बहुत छोटा होता था इसलिए इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरास्थल से राख का अवशेष मिलता है। तो राख का अवशेष किस पुरास्थल से मिलता है, तो अभी हम लोग देखें कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से जो है राख का पुरास्थल मिलता है। अभी हम लोग देख चुके हैं कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और यह जो है अपना मांस को भूनने के लिए, प्रकाश के लिए, जानवर को भगाने के लिए उपयोग करते थे। निम्न में से आरंभिक लोग आग का उपयोग किस लिए करते थे, तो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आरंभिक लोग जो है आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए उपयोग सभी हो जाएगा इसमें से। चलिए 10 नंबर, क्वेश्चन है, बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए। तो जलवायु के बदलने के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन सा बदलाव आया है, तो कई क्षेत्र में घास के मैदान बनने लगे जिससे जानवर की संख्या में वृद्धि हुई। तो ये सही हो जाएगा। जानवरों को पालतू बनाने लगा, ये भी सही हो जाएगा। और कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से गेहूं और जौ धान उपजाने लगे, ये भी सही हो जाएगा। 8,000 साल पहले पशुओं को कृषि की शुरुआत हुई। तो इसमें जो है ये गलत हो जाएगा। 8,000 साल पहले पशु और कृषि का शुरुआत हुआ, ये इसमें गलत हो जाएगा। बाकी जो है 1, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है। तो चलिए हम लोग बदलती जलवायु एनसीईआरटी में बॉक्स बना के दिया गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया गया है, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या था, वो कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक लोग ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। तो अभी हम लोग देखे हैं कुत्ता को। तो आरंभिक लोग जो है सबसे पहले कुत्ता को जो है पालतू बनाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आरंभिक काल में घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया के संबंध में सही कथन देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। तो ये सही होगा। बड़े दाने वाले पौधे को चुनते थे जिसे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर हिंसक है। तो ये गलत हो जाएगा। हिंसक जानवर को नहीं चुना जाता था, ये गलत होगा। कृषि के अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं और जौ है, तो ये सही हो जाएगा।
तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। लोग उन्हीं पौधों और जानवर को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, बड़े दाने वाले पौधों को चुनते थे जिससे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन हो, और कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ और जौ है। तो इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई। तो कृषि की शुरुआत कब हुई, तो 12,000 साल पहले। तो कृषि की शुरुआत 12,000 साल पहले हुई है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ आती है। उसी तरह सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहला कुत्ता और उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे। तो आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग जो है उपहार के रूप में, भंडारण के रूप के लिए और खाद्य के रूप में। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आरंभिक काल में मानव जो है भोजन का उपयोग उपहार के रूप में, भंडारण के लिए और खाद्य के रूप में करते थे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन को देखना है। पशुपालन के लिए भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन एक भोजन के भंडारण का तरीका है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अनाज को भंडारण के लिए लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। फिर कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल में मानी जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही होगा। कृषकों और पशुपालक का साथ पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें सही नहीं है, यह असत पूछा गया है। इसमें भंडारण के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन फिर जमीन में गड्ढा खोदा गया था, ये भी सही होगा। कृषि और पशुपालन की शुरुआत जब मध्यपाषाण काल में माना जाता है, ये गलत हो जाएगा। ये जो है नवपाषाण काल में माना जाता है। तो कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्यपाषाण काल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया है, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग इसके लिए भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे। जानवर बच्चे देते थे, उन जिससे संख्या बढ़ती है। अगर जानवर को देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही साथ दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन का भोजन भंडारण का एक तरीका था। पशुपालन जो है भोजन भंडारण का एक तरीका था, ये भी स्टेटमेंट सही है। जहाँ पुरातत्व की शुरुआत कृषि और पशुपालन से होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहते हैं। तो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को गर्तवास कहा जाता है। तो गड्ढे के नीचे जो घर बनाकर रहते हैं उसे गर्तवास कहा जाता है। पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है, ये वर्तमान कश्मीर में है। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो बुर्जहोम से जो है गर्तवास का प्रमाण मिला है। बुर्जहोम अभी वर्तमान कश्मीर में है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो ठंड के मौसम में सुरक्षा पाने के लिए लोग गर्तवास बनाकर रहते थे। नेक्स्ट चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो बुर्जहोम। तो अभी हम लोग देखे थे बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में, और यहाँ के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाकर ठंड से बचाव करते थे खुद का। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो वह कौन सा स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो यह स्थान हो जाएगा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में जो है संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाका में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो ये सही होगा। मृत्यु के पश्चात मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं।
तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 इसमें दोनों सही है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। तो ये प्राचीन काल के बारे में, आरंभिक मानव के बारे में बताया गया है। निम्न में से किस स्थल से एक कब्र में मृतकों के साथ बकरी भी दफनाया गया है? तो मृतकों के साथ बकरी कहाँ दफनाया गया है? तो इसका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ में जो है मृतकों के साथ जो है बकरी को दफनाने का प्रमाण मिला है। और इसी तरह हम लोग जो है 6 क्लास का आज जो है 2 चैप्टर को देख लिए, अध्याय नंबर 1 और 2 को। कल हम लोग अध्याय नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें आरंभिक नगर जो है अध्याय नंबर 3 का जो है चैप्टर है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।